अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। बावजूद कोशिश के MCQs के सेक्शन को हम एक ही पार्ट में नहीं ला पाए, एक वीडियो में नहीं ला पाए, मजबूरन इसका दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ा। तो पार्ट 1 के बाद अब पार्ट B जो है, इस पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, 5 MCQs वहाँ डिस्कस किए हैं। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ आप तो 20 मिनट में 100 MCQ टिक कर लेंगे, 200 MCQ टिक कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एक MCQ भी सही टिक नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपकी इस नई बुक के अंदर 10 MCQs गिवन हैं और बहुत ही एक्सलेंट तरीके से MCQs बनाई गई हैं। आई लव दैट वे कि हाउ दे प्रिंट द बुक, हाउ दे कंपाइल द बुक, जिस तरह उन्होंने किताब को जामे किया, मजमुआ बनाया, टॉपिक्स को समेटा है। और ख़ास तौर से जो MCQs हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन है, फिर कॉन्सेप्चुअल का नई बुक में इंट्रोड्यूस किया है। एक्सलेंट वे, बहुत अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हवाले से, और यही होना चाहिए, ऐसी मेथड होना भी चाहिए किताब के अंदर। तो पुरानी किताब में जो कमी थी उसको नई बुक में उन्होंने कवर किया है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कवर किया है। मेरी अपनी ज़ाती राय है, कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है इसे डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखें, MCQ नंबर 6 कह रहे हैं, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम, पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम राइज है, मेजरमेंट्स, पैमाइश का, मेजरमेंट का पूरी दुनिया में जो इस वक्त सिस्टम राइज है, इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वान्टिटीज़ वर इंट्रोड्यूस, और उस सिस्टम में बेस क्वान्टिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। बेस क्वान्टिटीज़ को, उसका नाम क्या है? बहुत ही आसान सा नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो आप पढ़ चुके हैं। और ये 7 बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है। याद आपको कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ थी? लेंथ, मास, टाइम, याद करें, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लेमेनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितनी हो गई? 7 आपके पास मौजूद है। मैं लिस्ट लिख के फिर बिला वजह वीडियो को नहीं बनाना चाहता, बहुत आसान सी बात है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। 1 से लेकर कितनी है इनकी तादाद? 7 है। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी पर फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बेस कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि एरिया निकालें, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लेंथ को मीटर में नापते हैं, विथ को भी किस में नापते हैं? विथ भी तो लेंथ ही होती है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। अभी जो मीटर स्क्वायर है, दिस इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी, या एरिया को ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे और इस यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो इज़ डेट क्लियर? इस तरह आप एक्सल स्पीड मालूम करते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे डिस्टेंस लेंथ एक तरह की और ये टाइम है। तो लेंथ और टाइम जो है बेस क्वांटिटीज़ हैं। इससे आई स्पीड या वेलोसिटी, ये कौन है? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि 7 जो है बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनकी बुनियाद पर फिर जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और ड्राइव यूनिट्स जो हैं आपके सामने आते हैं, जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे गाहे बगाहे कि किस किस तरह से नई ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आएंगी और किस तरह से उनके यूनिट्स होंगे, वो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो बेस क्वांटिटीज़ 7 रखता है और पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वो 7 बेस क्वांटिटीज़ से सब वाकिफ़ होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है, इसको टिक कर लें, ऐसे लिख लें जी। देखिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने आ गई है। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ एन एक्सप्रेशन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। आपने इसको टिक कर लिया, जवाब आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लेकिन रुक जाइए, ये समझें तो सही कि ये है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं किसने? जवाब तो आपने टिक कर लिया तेज़ी के साथ, नंबर भी इम्तिहान में आ जाएंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो समझने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेंथ आप मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टाइम तो हर अक्सर लोग मेजर कर रहे होते हैं अपने सेल फ़ोन के ज़रिए या वॉच के ज़रिए। इज़ दैट क्लियर? तो जब भी आप कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स तो होते ही हैं। अब वो 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, जितने भी डिजिट्स होंगे। तो जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें जो फर्स्ट डिजिट होगा वो डाउट ही होगा, डाउटफुल होगा, शक पर मबनी होगा। और बाकी तमाम डिजिट्स एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं, उनमें कोई शक नहीं होता। ये क्या बात हुई? मिसाल के तौर पर ये आपके सामने अगर फ़र्ज़ कर लें कि पेंसिल है और इस पेंसिल की लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं कि पेंसिल की लेंथ क्या है, तो फ़र्ज़ कर लें मैं आपके सामने बोलता हूँ कि इस पेंसिल की लेंथ है 7.53 सेंटीमीटर। कितनी है? 7.53 सेंटीमीटर, ये इसकी मेजरमेंट है। बताएं अब इसकी मेजरमेंट या लेंथ में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट हैं। पहला 7
दूसरा 5, तीसरा 3 या पहला 3, यहाँ से शुरू करते हैं ना हम यूनिट्स। ये 1 प्लेस कहलाती है, फिर यूनिट प्लेस, फिर 10 प्लेस, पता है ना पहली क्लास में, कच्ची पहली में सिखाई जाती हैं चीज़ें ये। तो ये फर्स्ट डिजिट है 3, उसके बाद सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट। अब ये 3 डिजिट पर मबनी लेंथ है या मेजरमेंट है। इसमें जो फर्स्ट डिजिट है ये डाउटी है, ये डाउटफुल है, ये एस्टिमेटेड है, ये वाला डिजिट। बाकी 5 और 7 पक्के हैं। यूँ समझ ले आसान अल्फाज में कि ये दोनों क्या हैं, 7 और 5 पक्के हैं, लेकिन 3 जो आखिरी वाला पहला डिजिट है वो क्या है, कच्चा है। हो सकता है वो 3 ना हो बल्कि 4 हो सकता है वो 3 ना हो बल्कि 2 हो, यानी वो 3 नहीं हो सकता है, वो 2 हो या 5 या 4 हो, क्योंकि 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में होता है। तो यहाँ एक डाउट है, हो सकता है कि जिससे आपने मेजर किया है सही तरह से आप मेजरमेंट नहीं कर पाए हों, और सही तरह से मेजर कर लें तब भी शक रहेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह का डाउट हमेशा आखिरी डिजिट के अंदर रहता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट आपका कितना ही पक्का क्यों नहीं हो जाए। अब इसी चीज़ को फ़र्ज़ कर लें, अगर आप स्क्रू गेज के ज़रिए नाप लें तो फ़र्ज़ कर लें आता है 7.53 6 आ जाता है। 7.53 वो 3 डिजिट तक सही मेजरमेंट करता है ना माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इतना आ जाता है। तो अब इस पर 4 डिजिट आ गए, जो लास्ट डिजिट है 6, अब वो डाउटी हो गया। क्या हो गया, वो आखिरी वाला डिजिट है वो एस्टिमेटेड है, डाउटी हो सकता है वो 6 नहीं हो बल्कि 7 हो, या हो सकता है 6 नहीं हो बल्कि वो 5 हो, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है 6 वो 5 और 7 के बीच में आपने लिखा है, तो इसमें शक रहेगा। तो जितनी भी मेजरमेंट आप करते हैं उसमें फर्स्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल होता है और बाकी डिजिट जो हैं वो एक्यूरेट होते हैं। इन तमाम डिजिट्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस रीडिंग में, 3, 1 2 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, गौर से देखें, 1 2 3 4। तो आला जितना बेहतर होता चला जाएगा उतनी ही एक्यूरेट बारीक जवाब आता चला जाएगा, दुरुस्तगी के साथ, एक्यूरेसी के साथ। लेकिन फिर भी आखिरी डिजिट यानी पहला डिजिट जिसको हम कह रहे हैं वो हमेशा डाउट ही होगा, चाहे आला कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो मैचिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप देखें यहाँ पे पढ़ लें, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी तमाम जो हैं डिजिट्स एक्यूरेटली नॉन है। अच्छी तरह हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है 5 और 7 एक्यूरेट है, इसमें 3 5 और 7 एक्यूरेट है, लेकिन जो फर्स्ट है वो डाउटफुल है। इसमें फर्स्ट 3 डाउटफुल है, इसमें फर्स्ट 6 डाउटफुल है। तो फिर इन सबको क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। चलें नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। ये नेक्स्ट MCQ देखें प्लीज़, क्या कह रहे हैं, 8 में देखें तवज्जो से। क्वेश्चन 8 या MCQ 8, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, अभी हमने वर्नियर स्केल, हमने पिछले पार्ट 1 में आपको वर्नियर स्केल दिखाया है बाकायदा इंस्ट्रूमेंट, और समझाने की कोशिश की कि किस तरह उसमें 2 स्केल होते हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट 1 में जाके उस वीडियो को अच्छी तरह सीखें, उसमें जो मेन वर्नियर कैलिपर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो चीज़ें लैब में सिखाई जाती हैं, लेकिन हमने उन्हें ऑनलाइन क्लास में समझाने की कोशिश की है पार्ट 1 में, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। तो ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, देन ज़ीरो एरर क्या होगी। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक है ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल किसे कहते हैं, वर्नियर स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक सही मैच कर सकता है, ये इसका लीस्ट काउंट है। पहला जवाब, ये 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक सही मेजरमेंट कर सकता है। तो 0.01 सेंटीमीटर इट्स लीस्ट काउंट, ये कम से कम इसकी पैमाइश की लिमिट है, यूँ समझ लें। इससे कम पैमाइश को मेजर करना हो तो फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के पास जाओ, वो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक मज़ीद बारीकी के साथ पैमाइश कर सकता है। खैर वो अभी हमारा वो मौजू नहीं है, वर्नियर कैलिपर। उसके बाद देखें यहाँ पर आया है फिर लफ्ज़ मेन स्केल, वर्नियर स्केल, और अच्छा ये तो वर्नियर हो गया। फिर वर्नियर स्केल किसे कहते हैं और मैन स्केल किसे कहते हैं, तो ये भी बताया था कि इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मैन और दूसरा वर्नियर स्केल। मैन स्केल ऊपर चल रहा होता है सेंटीमीटर में, नीचे वर्नियर स्केल उसके साथ ही होता है, जिसमें 10 डिवीज़न होते हैं 0 से लेकर 10 तक, जिनको वर्नियर स्केल रीडिंग या वर्नियर स्केल डिवीज़न भी कहा जाता है। यानी इस तरह की सिचुएशन होती है, ये 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस तरह से फिर ये 5, फिर ये 10, फिर इस तरह चलता रहता है। ये मेन स्केल है, ऊपर क्या चल रहा है, मेन स्केल 5 सेंटीमीटर में होता है, किस में, ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। फिर इसके साथ नीचे क्या लगा होता है,
इसके साथ ही जो है वर्नियर स्केल साथ में जुड़ा होता है, मैं अलग करके दिखा रहा हूँ इसे। ये पहली लाइन इसकी होती है 0, उसके बाद फिर 0 पर, उसके बाद फिर फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, फिर इस तरह करते करते 10 तक होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ तवज्जो तलब बात क्या है, ये वर्नियर की 0 लाइन कहलाती है और ये मेन स्केल की 0 लाइन कहलाती है। इज दैट क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेन स्केल भी 0 लाइन से शुरू हो रहा है, वर्नियर भी किससे शुरू हो रहा है? 0 लाइन से। जब आप वर्नियर को बिल्कुल जॉज को मिला देते हैं, उसके जो जॉज है क्लिपर, जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो बंद करके रख देते हैं, तो उस वक्त मेन स्केल की 0 लाइन और वर्नियर की 0 लाइन, इनका आपस में कॉन्साइड होना ज़रूरी होता है। अगर तो ये आपस में बिल्कुल कॉन्साइड हो गई, दोनों के 0 मेन स्केल के और वर्नियर के कॉन्साइड हो गए, तो हम ये कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। क्या नहीं है? ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मेन स्केल की लाइन 0 लाइन और वर्नियर की 0 लाइन आपस में कॉन्साइड ना हो, एक लाइन में ना आए बंद करने के बावजूद, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कुछ ज़ीरो एरर मौजूद है। अब वो ज़ीरो एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल की 0 लाइन से आगे चला जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पॉजिटिव ज़ीरो एरर मौजूद है। असल रीडिंग के लिए फिर ये इजाफी रीडिंग को माइनस करना पड़ता है असल रीडिंग में से, जो आपने टोटल रीडिंग ली होती है। ये बात अभी शायद समझ में ना आ सके, लेकिन इस पॉइंट को फिर भी याद रखिएगा। जब आप लैब में जाएंगे तो बाकायदा सीखेंगे जब, तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल के 0 लाइन से पीछे चला जाए, कहाँ चला जाए? पीछे की जानिब चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है। फिर से सुनने क्या होगा, याद रखिएगा। ज़ीरो एरर किसे कहते हैं? जब आप इसके जॉज बंद कर दें वर्नियर कैलिपर के, तो मेन स्केल की लाइन और वर्नियर की लाइन, यानी मेन स्केल की 0 लाइन और वर्नियर स्केल की 0 लाइन बिल्कुल कॉन्साइड हो जाएं, तो इसका मतलब है कि कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये 0 लाइनें कॉन्साइड ना हो तो एरर मौजूद है। अगर वर्नियर का 0 आगे चला जाए मेन स्केल की 0 लाइन से तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल की 0 लाइन से पीछे रह जाए तो फिर इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, और इसके ऊपर करेक्शन की ज़रूरत होती है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब देख लें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 0 ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, यानी दोनों वर्नियर और मेन स्केल दोनों के 0 आपस में कोइंसाइड कर जाएं, एक लाइन में आ जाएं, तो बताइए पॉजिटिव एरर होगा, ज़ीरो एरर होगा, नेगेटिव होगा 1। तो अब जवाब तो एक बात तो तय है कि पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि आगे गया नहीं। वर्नियर का 0 मेन स्केल की 0 लाइन से आगे नहीं गया, ना पीछे गया, तो ना नेगेटिव होगा ना 1 होगा, तो अब क्या बचा? इसका मतलब है ज़ीरो एरर 0 होगा। क्या होगा? ज़ीरो एरर होगा ही नहीं, ज़ीरो एरर होगा ही नहीं। वो तो एरर तो तब पैदा होता है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के 0 आपस में कोइंसाइड ना करें। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कोइंसाइड कर रहे हैं, जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो फिर ज़ीरो एरर है ही नहीं, तो इसका मतलब है ज़ीरो एरर क्या है? 0 है। ज़ीरो एरर इज़ 0। बड़ा इंटरेस्टिंग बनाई है MCQ, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। ये एक और MCQ आपके सामने, सेकंड लास्ट, ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये भी अभी हमने ज़ीरो एरर पर बात की थी, और पिछली MCQ जो नंबर 8 थी उसका आंसर था ज़ीरो एरर 0 होगा, यानी उसका B ऑप्शन सही था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर ये MCQ 9, इसमें कह रहे हैं ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो ज़ीरो एरर पैदा हो जाता है उस एरर को क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, या ह्यूमन एरर कहते हैं, या रैंडम एरर कहते हैं, या क्लासीफाइड एरर कहते हैं। 4 में से एक सही ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है MCQ एक सही होगी। तो इसका जवाब है, जवाब देने से पहले कि इसका आंसर क्या है, याद रखिएगा। जो एरर्स होती हैं उसमें एक तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले की वजह से हो सकती हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमन एरर। जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, उन हिदायत को फॉलो नहीं किया जो कि लैब में मौजूद टीचर्स ने उनको दी थी, तो ह्यूमन एरर भी हो सकती है, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। और एक कहलाती है रैंडम एरर। रैंडम एरर किसे कहते हैं? बल्कि रैंडम एरर से पहले ये देख लें, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं? कि इंसानी गलती नहीं हुई प्रैक्टिकल में, जो मिस्टेक थी वो असल में मैजिंग इंस्ट्रूमेंट की थी। जो मैजिंग इंस्ट्रूमेंट दिया गया था चीज़ों की पैमाइश करने के लिए, वो ही दुरुस्त नहीं था, उसके अंदर कोई फॉल्ट था किसी किस्म का, तो उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर।
और एक एरर वो होती है जो ना तो इंसान की वजह से होती है ना सिस्टम की वजह से होती है, वो होती है नेचर की वजह से। मिसाल के तौर पर एक प्रैक्टिकल जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की डिमांड करता है कि इस पर किया जाए। हीट से मुताल्लिक कोई प्रैक्टिकल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही है, या कोई और इस टाइप का प्रैक्टिकल है जिसमें हीट इन्वॉल्व है या टेम्परेचर इन्वॉल्व है। अब आप उसे कर रहे हैं फर्ज कर लें सख्त गर्मियों के दिनों में, या उसे कर रहे हैं सख्त सर्दियों के दिनों में, तो कभी भी रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि माहौल का टेम्परेचर ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। इसी तरीके से बाज़ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं, मिसाल पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला प्रैक्टिकल है जिसमें वो एक रॉड लगी होती है, दोनों तरफ बैलेंस करना होता है वेट लगा के, तो वहाँ ना तो ह्यूमन एरर की गई है, ना एक्सपेरिमेंट, ना ही जो है वो मैजिंग इंस्ट्रूमेंट की एरर है, फिर भी उसके बावजूद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पूरा फॉलो नहीं होता, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि पंखे की हवा चल रही थी, उसने डिसबैलेंस कर दिया सिस्टम को। तो आप यहाँ पे या तेज़ हवा चल रही थी, आप ऐसी जगह प्रैक्टिकल आपकी लैब मौजूद है यहाँ तेज़ हवा मौजूद है, या तो फिर आप उस तेज़ हवा को यानी खिड़की दरवाजे बंद कर दें, पंखा बंद कर दें, फिर उसे करें। तो इस टाइप का एरर जो इंसानी हाथ में नहीं होता, ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, उसे कहते हैं रैंडम एरर, याद रखिएगा। तो सिस्टमैटिक एरर इसका जवाब होगा, क्योंकि जो ज़ीरो एरर होती है वो किस में होती है? इंस्ट्रूमेंट में होती है। अभी इसमें हमने तफसीली गुफ्तगू पिछली MCQ में कर ली है। मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो जब कोइंसाइड नहीं करते तो ज़ीरो एरर आ जाती है। ज़ाहिर है वो इस्तेमाल होते होते जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग नहीं दे पाता है, याद रखिएगा। तो ये उसके पीछे रीज़न है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर। तो ये एरर जो है सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं जो आखिरी होगी जी। देखिए ये आखिरी 10वीं MCQ, लेंथ मास इलेक्ट्रिक करंट टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? क्या ये प्रीफिक्सेस हैं? नहीं। क्या ये क्वार्टाइल क्वांटिटीज़ हैं? क्वार्टाइल TILE ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं? तो इस पर भी हम पार्ट 1 या पार्ट 2 के दौरान ही गुफ्तगू कर चुके हैं कि कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लेमेनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं इसे। इसमें टेम्परेचर नहीं लिखा है इन्होंने, बहरहाल कोई बात नहीं, ये भी बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। टोटल 7 इनकी तादाद कितनी? 7। तो आंसर क्या होगा? बेस क्वांटिटीज़। तो इन सबको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज़, और इनकी बुनियाद पर जो नई क्वांटिटीज़ हासिल हो उन्हें फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन है, या इसको भी छोड़ दें, डिस्टेंस। अभी स्पीड की मिसाल दी थी हमने। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी शायद वीडियो में दिया है, पिछले पार्ट में दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कौन है? लेंथ है, और ये टाइम आ गया नीचे। तो देखिए लेंथ बेस क्वांटिटी है, टाइम भी कौन है? बेस क्वांटिटी है, लेकिन डिवाइड करने पर स्पीड आ रही है, तो स्पीड बेस नहीं है बल्कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और फिर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा, वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा, जो बेस यूनिट के ज़रिए हासिल होता है। इस डेट क्लियर? तो याद रखिएगा 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और इनकी बुनियाद पर ही मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक फिर नई नई क्वांटिटीज़ आ गई हैं, जिनको ड्राइव। एक मिसाल और दे दूँ मैं प्रेशर की। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, या एरिया की मिसाल ज़्यादा बेहतर है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विथ। अब देखें लेंथ बेस क्वांटिटी है, और जो विथ या चौड़ाई है वो भी तो लेंथ ही है। ये तो हम उसको चौड़ाई बोल देते हैं, हालांकि है तो वो लेंथ। इस तरह ऊंचाई, ये भी लेंथ ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सब की सब लेंथ की तर्जमान होती हैं, उनसे मुराद लेंथ ही होती है। सबूत, लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो जो चौड़ाई है उसको किस में नापते हैं? उसको भी तो मीटर में ही नापते हैं। ऊंचाई को किस में नापते हैं? मीटर में ही नापते हैं। इसका मतलब है सब एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो कौन सा ख़ानदान है? लेंथ का। लेंथ की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो देखें यहाँ पे लेंथ और विड्थ, ये दोनों लेंथ बेस क्वांटिटीज़ हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और एरिया हासिल होता है। तो एरिया, लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है? एरिया आता है। तो एरिया इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या कहेंगे इसे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। और जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर जो आया वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा। ओके, मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसकी जो आखिर की मश्क है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हमने पहले पार्ट में 5 MCQ डिस्कस की थी, बाकी फिर 5 बची थी तो दूसरे पार्ट में डिस्कस कर ली।
उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा वो बुक में देखते हुए उसको सॉल्व करेंगे। याद रहे, दिस इज़ द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक। आपने इस किताब में जो आखिर की ये जो टॉपिक चल रहे हैं, अब जो मशकी सवालात हैं, जो MCQs हैं, या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ये आपकी गिरफ्त में होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स की उम्मीद फिर इसकी तैयारी से की जा सकती है कि अगर ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर जो है इंशाल्लाह इम्तिहान में भी बहुत अच्छे नंबरों से आप कामयाब होंगे। खुदा हाफिज़।